आप सब लोगों को हमारा नमस्कार। और आज इतवार के दिन आपको आपके घरों से बुलाकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रेस वार्ता है और ये प्रेस वार्ता होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी और लोकतंत्र में अगर ये घटनाएं हुई होती तो सरकारें गिर जाती। मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूं, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर, ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा। डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला था। यह आईपीई प्लस फंड 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपीई प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। 2 तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनीतिक सवाल हैं, जो प्रोबिटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उस पर जरूर जाएंगे। 2 तथ्य और जानने जरूरी हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा 2 और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं। नाम याद रखिएगा,
अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुश तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुश जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी, जो माधवी बुश जी जो सेबी की प्रमुख हैं उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवीपुरी बुश जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लैकस्टोन। एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवीपुरी बुश जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवीपुरी बुश जी के पति धवल बुश ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर बन गए, वरिष्ठ सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लैकस्टोन के, और ब्लैकस्टोन रीट्स का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में। एक बात यह भी बता दूं कि इनके पति इससे पहले रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं थे, कैपिटल मार्केट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सीमित था। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुश जी के पति धवल बुश जी सीनियर सलाहकार वरिष्ठ एडवाइजर थे। जैसा कि मैंने कहा, वो रीट्स की बहुत बड़ी पक्षधर है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीट्स को फ्यूचर का फेवरेट प्रोडक्ट बताया था, निवेशकों को कहा था इस फ्यूचर के फेवरेट प्रोडक्ट को आप देखिए, ये बहुत कारगर है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि क्या माधवीपुरी बुश जी ने ये सब कहते हुए ये जिक्र किया था कि उनके पति ब्लैकस्टोन से संबंधित है, जो रीट्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले जब सरसरी तौर पर यह चर्चा हो रही थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और खुलासे वाली रिपोर्ट आने वाली है, ब्लैकस्टोन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट में 33 करोड़ यूनिट
4,550 करोड़ में बेचती है। आपदा से पहले ही यहां फायदा बनाया जा रहा था, सवाल यह भी उठेगा। तो अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न, और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। एक बात और साफ है कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और यह पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले कि बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतरकर बचाव पे आ गए? ये कौन सा तिनका है? क्योंकि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा अभी हम करेंगे। तो इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं, लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। और इसलिए कुछ बहुत जरूरी सवाल है। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल यह है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है? दूसरा सवाल, जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आप यह बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेज और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने आईआईएफएल के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आप यह बता पाएंगी कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी, शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप ये बता सकती हैं? क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व, अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर की थी, जैसा कि यह रिपोर्ट कह रही है?
वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग फर्म, कंसल्टिंग का बिजनेस दे रही हैं? वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं? क्योंकि सेबी चीफ रहते हुए यह डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है। क्या आपने सेबी को सूचित किया था कि आपके पति ब्लैकस्टोन से अब संबंधित है, जो रीट्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आपने या सेबी के किसी समूह ने या सेबी की किसी मीटिंग ने ब्लैकस्टोन से अकेले, अडानी ग्रुप से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लैकस्टोन और अडानी से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, वी ड्रू अ ब्लैंक। क्या आपने कोर्ट द्वारा स्थापित समिति और इस देश के सर्वोच्च कोर्ट को यह बताया था कि जिन फंडों की जांच आपको सौंपी गई है उनमें से कुछ तथाकथित तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी शेयर होल्डिंग थी? क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट गठित समिति या खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा था, अगर आपकी शेयर होल्डिंग थी, और उनका स्टेटमेंट कहता है मेरी शेयर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी, तो आपने अपने आप को इस जांच से क्यों नहीं रिक्यूज किया? सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप कैसे उन फंड की जांच करती रही, अगर करती रही, जिनमें आपका कभी निवेश था, आपके पति उसे संलग्न है? यह कैसे हो सकता है? आपने अपने आप को इस जांच से अलग क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया? और क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेबी के पद पर, सेबी के सर्वोच्च पद पर, इस देश की शेयर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती है, या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए? यह सवाल सेबी चीफ से है। लेकिन अब सवाल सरकार से है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी और सेबी की, ये हो सकती थी? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्या सरकार के सामने ये तथ्य थे कि आपकी सेबी चीफ, जिसको आपने सेबी चीफ अपॉइंट किया है, जिस समूह की वो जांच कर रही है, उस समूह में तथाकथित तौर पर उसके इन्वेस्टमेंट्स थे? क्या यह बिना नरेंद्र मोदी की जानकारी के, बिना उनके संरक्षण के संभव है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी मार्केट रेगुलेटर के इतने बड़े घपलाबाजी में संलग्न आरोप पर अब अपनी चुप्पी बरकरार रख सकते हैं, या उनको बोलना चाहिए? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी, और अब जब पता चल रहा है कि जांचकर्ता भी संभवतः इसमें संलग्न है, क्या वो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से फुसफुसाहट थी, और अब वो हुंकार है। और फुसफुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों, रेगुलेटर्स, संभवतः न्यायपालिका के चयन में, नियुक्ति में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है। तो सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी माधवी बुच जी को सेबी चीफ अपॉइंट कराने की? आखिर पिछले 10 सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सवाल यह है कि शेयर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे छोटे इन्वेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद अगर कल, और संभवतः ऐसा होगा, मार्केट गिरता है, तो लाखों करोड़ों का जो स्वाहा होगा छोटे इन्वेस्टर का, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच क्यों नहीं कहे जाएंगे? सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कलंक
हमारे मार्केट रेगुलेटर पे 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में। हम किस तरह से डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को आज ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मार्केट स्वामी, मार्केट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप है। एक बहुत बड़ा सवाल, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित करी थी, उस समिति ने जांच करी थी। आज सवाल यह है कि क्या उस समिति के सामने, क्या उच्चतम न्यायालय के सामने, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौंकाने वाले आक्षेप, जो चौंकाने वाले तथ्य, जो चौंकाने वाले आरोप, जो गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जो शेयरों का स्वामित्व सामने आया है, क्या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था या सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी देश की तरह अंधेरे में रखा गया? असलियत यह है कि यह हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है, और असलियत यह भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। असलियत यह है कि इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं। लेकिन कब तक डरिएगा आप और कब तक बचाइएगा अडानी को, क्योंकि महाघोटाला इतना बड़ा है, उसके डंक इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि अंततो गत्वा एक ना एक दिन आप लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से सेबी चीफ को उनके पद से हटाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की विश्वसनीयता, मार्केट की विश्वसनीयता, मार्केट रेगुलेटर की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा कहर छोटे छोटे जो निवेशक हैं वो उन पर बरपेगा जब इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ेगा। आई थिंक मैंने मोटे तौर पर हिंदी में जो बोलना था बोल दिया है, बट मैं अंग्रेजी में सिर्फ 2 मिनट में थोड़ी सी बातें कहना चाहती हूं। देयर आर एब्सोल्युटली सीरियस एलिगेशंस that have been raised in the Hindenburg research report on the role of the market regulator, on the shareholding of Madhvi Buch and her husband, on how allegedly she was investing in funds which were connected, offshore funds which were connected to Gautam Adani's brother Vinod Adani. There is an entire series of events that the Hindenburg research outlines. One Agora consulting firm is come to fore, how she owned that firm, that got a lot of business in India, how she, when she became a SEBI chief, she transferred the ownership to her husband. Blackstone, where her husband is a senior advisor, it's a big player in REITs, she talks about REITs. So the conflict of interest from her investment in offshore funds, according to the report, her consulting firm Agora, according to the report Blackstone, the conflict of interest is so huge and so glaring that nobody can turn a blind eye anymore. And which is why questions will be raised on should Madhvi Puri Buch continue as India's market regulator. In one stroke, this research report completely undermines the credibility of the regulator. It tears to pieces the integrity of India's Prime Minister. It tears to pieces how Caesar's wife should be above suspicion. There are various questions that we have of India's regulator. There are also various questions that we have of the government. Did she invest in the IPE Plus Fund 1 in 2015, a fund that was connected to Vinod Adani? When did she cease to have a stake there? When did she transfer her stake to her husband? When she was a whole-time director in SEBI, did she make the disclosures about the funds that she was holding? Did she make the disclosures about Agora Consulting? Who are the companies that continue to give business to Agora Consulting? Which entities continue to give business even now? Has she disclosed to SEBI that her husband is a part of Blackstone as senior advisor? Blackstone, which is a big player in the REITs space.
REITs is something that she has personally espoused. Has she had direct meetings with Adani or Blackstone or companies associated with them? And before telling the Supreme Court that we drew a blank, did SEBI tell the Supreme Court that funds that the SEBI was probing, some of them allegedly had the SEBI chief herself and her husband as investors? Was this disclosed to the Supreme Court or not? Questions will also be raised of the government. Could this have happened? Could this collusion between the SEBI chief and Gautam Adani's group have happened without the knowledge, without the patronage of India's Prime Minister, as the report raises, as the report questions? What is the Prime Minister now going to say about the role of the SEBI chief? Can this government possibly probe the Adani mega scandal? Has Gautam Adani played a crucial role in the appointment of SEBI chief Madhavi Butch? Corridors of power. There are murmurs in the corridor of power that he has disproportionate say as far as appointment of officers, competent authorities, and even judicial positions is concerned. The reality is that India's stock market regulator has lost all credibility. And tomorrow, if and when the markets fall, who is going to be responsible for the erosion of capital as far as India's small investors are concerned? Who is going to ring fence the small investors? And why should Madhavi Butch, Gautam Adani, and Narendra Modi not be held accountable when market erosion happens, market capital erosion happens? We call ourselves the Vishwa Guru. Is this the rule of law that we can assure foreign and domestic investors with? And last but not the least, the Supreme Court was probing this matter. Was the Supreme Court made aware of the possible conflict of interest of the alleged shareholding that the SEBI chief had before the SEBI told the Supreme Court we draw a blank? And which is why from this platform we appeal to the highest constitutional court in the country to take suo motu cognizance and probe this matter independently. This government has no face, no wherewithal, no credibility, no integrity to probe the Adani scam at all. And after the Hindenburg research report's accusations and allegations, the SEBI has been found wanting too. And under no circumstances, with these glaring allegations, can Madhavi Butch continue in her position for a single more moment than now. Caesar's wife has to be above suspicion. This is about the credibility of our markets. $3 to $4 trillion money is invested there. One cannot turn a blind eye to this one. आपके सवालों का स्वागत है. सवाल अगर इससे जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी. राहुल जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार अडानी महाघोटाले पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं, और उन्होंने लगातार सवाल पूछा है ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है. और उन्हीं सवालों में आपके सवाल का जवाब छुपा है जो राहुल जी के सवाल है. राहुल जी का सवाल है अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, और बिना वो रिश्ता प्रगाढ़ हुए ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जो एक्यूजेशंस हैं, जो आक्षेप हैं कि सेबी की प्रमुख का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिन फंड की वो जांच कर रही थी, जिस अडानी की वो जांच कर रही थी, एलिगेशन है रिपोर्ट के मुताबिक वो उन्हीं फंड में इन्वेस्टेड थी. इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शायद इससे पहले कभी नहीं था. मेरा अपना मानना है कि इतने बड़े घोटाले के बाद, और आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, मैं यहां यह जरूर कहना चाहती हूं और पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखा गया? क्या उनसे बातें छुपाई गई?
क्या उनके सामने रेवलेशन किया गया कि जिन फंड की जांच सेबी कर रहा है, इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से कुछ फंड में तो सेबी की चीफ खुद ही इन्वेस्टर थी? तो यह जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कोर्ट को बताया गया? और अगर नहीं बताया गया तो हमारी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का उच्चतम न्यायालय, इस मामले का पुनः संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले और इसकी जांच करे, क्योंकि यह कोर्ट को बरगलाने का भी एक बहुत बड़ा मामला है। जी, I can ask a counter question. Was the parliament session curtailed because you knew this report was coming? Why should you ask me the question that the BJP is asking? I am asking a counter question. क्या पार्लियामेंट सेशन को कर्टेल किया गया क्योंकि उनको पता था कि यह सनसनीखेज खुलासा होने वाला है? और मैंने तो पहले ही कह दिया था, इससे पहले कि बीजेपी के लोग, बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, सरकार के ट्रोल मंत्री ये कहे कि हिंडनबर्ग जो है वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, सवालों का जवाब दे दीजिए ना। इतने बड़े सनसनीखेज खुलासे आपके रेगुलेटर पे लगे हैं। आज भारत के फाइनेंशियल मार्केट की साख दांव पर है और आप ये बोल रहे हैं खुलासे पर हम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का काम है आपको ईमानदार और जवाबदेह बनाए रखना। विपक्ष का काम है छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनकी सुरक्षा करना। विपक्ष का काम है इस देश में अगर कुछ गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो और मुझे एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। सरकार बोलती तो मैं समझ सकती थी क्योंकि सरकार तो कटघरे के घेरे में है। इसमें बात सेबी की हो रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की बात करी है, ऑफशोर फंड की बात करी है, अगोरा की करी है, ब्लैकस्टोन की करी है, माधवी बुच की करी है। बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी क्यों कूद पड़ी है अखाड़े में इनको बचाने के लिए? उनकी कौन सी दुखती रग है जो दब जाती है? हर बार अडानी का नाम लिया जाता है। अडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उछलने लगती है। यह संसद में भी होता है, यह सड़क में भी होता है, यह रिपोर्ट आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, मतलब ऐसी रग दबती है, अडानी का नाम लेते ही 10-10 फीट उछलने लगते हैं सब लोग। क्यों ऐसा होता है भाई? जांच करिए ना। सुप्रिया जी, एक सवाल यह है कि इस आरोप के बाद अडानी की ओर से भी बयान आया है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या जवाब देंगे उनको आप? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, मैंने जो भी बोला है वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को कोट किया है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे भी कर सकते थे, हम कल शाम को भी कर सकते थे, लेकिन हमने वक्त लिया, हमने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और बहुत डिटेल में जाकर उन्होंने ये रिपोर्ट प्लान करी है। माधवी बुच जी ने भले ना बताया हो कि उनके पति ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर है, लेकिन लिंक्डइन पर है और उन्होंने हर चीज खंगाली है, हर चीज की तफ्तीश करी और वहां से बनाई है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा है तो सू करिए ना हिंडनबर्ग को, लड़िए उनके खिलाफ केस, बताइएगा उच्चतम न्यायालय को कि क्या यह आरोप गलत है या सही है। वो तो कहेंगे ही ये गलत है, वो थोड़ी कहेंगे हाँ बिल्कुल आरोप सही है और हम महाघोटाले के अहम किरदार हैं, उसमें सेमी के साथ हमारी मिली भगत है और ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के नीचे, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में हो रही है। ये तो नहीं कहेंगे वो। मैम, माधवी बुच की ओर से जो स्टेटमेंट आया है जी, उन्होंने उसमें कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट सेबी ने जो एनफोर्समेंट एक्शन लिया और उनको एक शो कॉज नोटिस दिया, उसके चलते ही ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन का। इस पर क्या कहना है आपका? माधवी बुच जी सेबी की रेगुलेटर हैं। एज रेगुलेटर आपके ऊपर, चाहे वो हिंडनबर्ग हो या चाहे कोई और हो, किसी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आप विक्टिम कार्ड बिल्कुल मत प्ले करिए। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। वो ये तो मान रही हैं अपने स्टेटमेंट में कि उनकी शेयर होल्डिंग थी और उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को और क्या आपने इसका डिस्क्लोजर जांच करते वक्त उच्चतम न्यायालय के सामने दिया था
या नहीं दिया था। दूध का दूध और पानी का पानी होगा यहां पे। आप रीट्स के बारे में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाती थी, क्या आप वहां जाके बताती थी कि आपके हस्बैंड ब्लैकस्टोन के हिस्से, ब्लैकस्टोन से संलग्न है, जो रीट्स की सबसे बड़ी प्लेयर है? आप बताइए अगोरा से आपका क्या संबंध है? आप बताइए आपने कब शेयर ट्रांसफर किए? आप बताइए कि क्या आपका आईएएस आईपीई प्लस फंड में इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? जब आरोप लगता है तो यह कह देना क्योंकि हम जांच करते। चलिए मान लेते हैं आप जांच कर रही थी, आपके ऊपर आरोप लग गया। क्या आपने, जब आप मान रही हैं कि आपके पास शेयर थे, क्या आपने इस बात का खुलासा उच्चतम न्यायालय के सामने किया या नहीं किया? आपने अपने आप को रिक्यूज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं यह कहा कि क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग थी इस ग्रुप में या इस ग्रुप से संबंधित किसी चीज में जो कि रिपोर्ट कहती है, मैं जांच नहीं करूंगी? Should Caesar's wife be above suspicion or not? Should India's market regulator be above board, above suspicion or not is the question. सवाल इस बात का है। एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपने इस देश के उच्चतम न्यायालय को बताया था कि आपकी ये शेयर होल्डिंग थी या नहीं थी? और क्या आपका फिर इस जांच में बने रहना सही था या नहीं था? जी सुप्रिया जी, आपने एक निष्पक्ष जांच की भी बात कही है, तो जो हिडनबर्ग की जो ताजा रिपोर्ट है, इसमें माधवी बुच के अलावा सरकार या बीजेपी की मिलीभगत की भी बात कही गई है? सरकार की मिलीभगत की बात का सवाल इसलिए उठता है, सरकार एक मार्केट रेगुलेटर अपॉइंट करती है, आप तमाम बैकग्राउंड चेक्स करते हैं, आप तमाम डिस्क्लोजर्स देखते हैं। सरकार के सामने एक सवाल आया कि आप अडानी महाघोटाले की जांच कराइए, तो मोदी जी खुद तो करेंगे नहीं, मार्केट रेगुलेटर जो अपॉइंट किया गया सरकार द्वारा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, वो करेगा। अब पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका कुछ संलग्न है, उनकी कुछ शेयर होल्डिंग में इधर उधर जवाबदेही है। तो सवाल इस बात का है कि क्या वो सरकार जो अडानी समूह की जांच नहीं कराना चाहती है, क्या वो सरकार जो डीआरआई के हाथ बांध देती है ओवर इनवॉइसिंग पे जांच मत करो अडानी की, क्या वो जांच कर सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जेपीसी गठित करिए और इस जेपीसी से कहिए वो जांच करे, उसमें हर दल के लोग रहेंगे, हर दल के लोग प्रमुखता से बात उठाएंगे, खरे सवाल पूछेंगे। क्यों डरती है सरकार? इस देश में क्या पहले कभी जेपीसी गठित नहीं हुई है? हुई है गठित, लेकिन अडानी जी का नाम सुनते ही आपने सदन में कार्रवाई देखी, किसी का नाम ले लो, अरे मोदी जी का भी नाम ले लो तो शांति से बैठे रहते हैं, अडानी का नाम लेते ही स्प्रिंग लग जाती है, उछल कूद, हर मंत्री उछलने लगता है। भाई क्यों? ऐसी कौन सी दुखती रग है आपकी जो दब जाती है नस? इसीलिए अडानी महाघोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपने तत्वावधान में या तो कराए या इस पर जेपीसी गठित हो। लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित करी थी, क्या उसको अंधेरे में रखा गया या उसको सारे सच से अवगत कराया गया? आज इस बात पर भी सवाल है। नहीं, इस पे और कोई सवाल है क्या? सुप्रीम कोर्ट को इसका with no delay, the Supreme Court has to take suo motu cognizance, because the Supreme Court was probing this matter, it was being probed, it had set up a committee, the SEBI was a participant in this, SEBI told the Supreme Court, we have drawn a blank, while telling that, according to this research report, the SEBI chief had conflict of interest, which she has accepted that yes, I had shareholding, which I had transferred, which I had gotten rid of. Did she make that disclosure to SEBI and did she make that disclosure to the Supreme Court of India? ये तो मतलब दूध का दूध और पानी के पानी की बात है। जी, इस पर और कोई सवाल? हाँ बताइए। मैं वैसे इसी पर रखना चाह रही थी। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, वहां की सेना ने मैं चाहती हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसी पे रखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको घरों से हमने संडे को बुलाया है, तो इससे हम इधर उधर ना हो तो वो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।